नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बढ़िया न्यूज़ और डीकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। एआई स्टार्टअप्स फेस रफ फाइनेंशियल रियलिटी चेक। Table stakes for small firms to compete are in billions of dollars and even that may not be enough। यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स की, ठीक है। और यहाँ पे रियलिटी चेक की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉल इट द एंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एआई बूम, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है जो हालत है इस वक्त स्टार्टअप्स की, एआई स्टार्टअप्स की, उनको लेकर। तो शुरुआत ही सबसे पहले इन्होंने कहा है कि आप मानिए कि अब अंत की शुरुआत हो गई है एआई बूम के। तो मिड मार्च से फाइनेंशियल प्रेशर सेवरल बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे इन्फ्लेक्शन एआई 1.5 बिलियन डॉलर्स रेज किए थे इन्होंने, लेकिन अगर आप देखें तो पैसा इनके ओरिजिनल बिजनेस को फोल्ड नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी एआई ने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल दिया है। एंटिफिक ने क्लोज टू 1.8 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, गैप को अभी क्लोज किया है मॉडेस्ट सेल से और इनॉर्मस एक्सपेंसेस से। सो हमें इन तीनों में क्या देखने को मिल रहा है, जितने भी एआई स्टार्टअप्स हैं इस वक्त जो बड़े बड़े हैं, हज़ारों करोड़ पैसे रेज कर चुके हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इनकी, ठीक है। कोई रेवेन्यू अभी ये जनरेट नहीं कर पाए हैं जिससे इन्वेस्टर्स बहुत सेटिस्फाई हों। कॉस्ट कटिंग पे फोकस कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं और दूसरे एक्सपेंसेस अभी कट कर रहे हैं। तो एआई रेवोल्यूशन ये बहुत ही बड़े प्राइस टैग के साथ आएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप। टेक कंपनीज जिन्होंने बेट किया है अपना फ्यूचर, ठीक है, दे आर स्क्रैम्बलिंग, कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से कुछ भी करके जो गैप है एक्सपेंस और प्रॉफिट के बीच में उसे क्लोज किया जाए, और बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये इस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज कर रहा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा गैप हो गया है ये स्टार्टअप्स में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू प्रॉफिट्स देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो प्रॉब्लम पर्टिकुलरली अक्यूट है हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने बिलियन डॉलर्स रेज कर दिए हैं डेवलपमेंट ऑफ जनरेटिव एआई के लिए, जैसे कि चैट जीपीटी, ठीक है। Some of them are already figuring out that competing head-on with giants like Google, Microsoft is going to take billions of dollars। कुछ को समझ में आ गया है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा ऐसी कंपनीज से अगर आपको एआई रेस जीतनी है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट मे नॉट इवन बी इनफ, आप ये मान के चलिए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं डेटाब्रिक्स के, उनका ये कहना है कि इससे साफ साफ पता लग रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना कूल है, ठीक है, आपका आइडिया या आपका जो एआई है, वो क्या इसकी बिजनेस वायबिलिटी है, क्या इससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू आ सकता है, क्या इसे लोग खरीदने के लिए इतना क्रेजी हैं जितना आप अपने बिजनेस को लेके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मनी जा चुका है टेक बूम्स में, राइट। अच्छे खासे एक्सपेंसेस हो चुके हैं एआई सिस्टम्स बनाने में और इंडस्ट्री वेटरन्स भी शॉक्ड है। ऐसा नहीं कि एआई ने रिजल्ट नहीं दिया, ठीक है, लोगों को शॉक किया है उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से, बट व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग रेवेन्यू यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अनलाइक द आईफोन, जहाँ पे आप देखेंगे आईफोन के केस में क्या हुआ था, जब आईफोन लॉन्च हुआ था, एक लास्ट टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन जहाँ पे कुछ मिलियन डॉलर्स, 100 मिलियन डॉलर्स कुछ खर्च हुए डेवलपमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट पे ही रिलाई करता था जो आईफोन था, एक स्मार्टफोन, ठीक है। जनरेटिव एआई मॉडल्स यहाँ पे बिलियंस लग रहे हैं मेंटेन करने के लिए। तो आईफोन जहाँ कुछ 100 मिलियंस लगे, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यूज़ किया जनरेटिव एआई में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे हैं क्रिएशन और मेंटेनेंस में। कटिंग एज चिप्स बहुत एक्सपेंसिव है, नए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चिप्स भी चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, राइट। एंड एआई सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एक गूगल सर्च के कंपैरिजन में। इन्वेस्टर्स ने करीब 330 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं 26,000 एआई और मशीन लर्निंग स्टार्टअप्स में पिछले 3 सालों में, पिच बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये 2/3 ज़्यादा है देन द अमाउंट दे स्पेंड फंडिंग 20,350 AI companies in 2018 through 2020, 18, 19, 20, ठीक है।
में इन्होंने 20,350 है कंपनीज में जो इन्वेस्ट किया था, ये उससे ज़्यादा सिर्फ 1 साल में इन्वेस्ट कर चुके हैं इन्वेस्टर्स। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इतना प्रेशर है आजकल के बड़े बड़े एआई स्टार्टअप्स पे कि वो जल्द से जल्द रेवेन्यू जनरेट करें और जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उसको इकोनॉमिकली यूज़फुल बनाए, ना कि सिर्फ ऐसा हो कि ठीक है लोगों को बहुत कूल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट किसी को नहीं है कि कोई इसे पैसे देकर यूज़ कर पाए। दिस शुड नॉट बी द केस, राइट। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका स्टॉक लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में। एंड आप सबको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है। ये स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है ये। एंड यहाँ पे एक बैड न्यूज़ आई, ठीक है, बैड न्यूज़ आई, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक 19% नीचे गिर गया एक दिन में। तो जानते हैं कि बैड न्यूज़ क्या थी, इसे समझते हैं और क्यों इतना बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिला, शार्प करेक्शन देखने को मिला एक दिन में, ठीक है। ये टाइटल कह रहा है फी आउट गो BSE मार्केट कैप प्लंजेस बाय 6,000 करोड़। तो BSE की जो भी वैल्यू है उससे 6,000 करोड़ कल कम हो गए। रीजन क्या है, फी आउट गो मतलब फीस का पैसा बाहर जाना, ऐसे समझ सकते हैं। आर्टिकल में थोड़ा डाइव इन करते हैं, लेट्स स्किप द टाइटल। शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, यहाँ पे सबसे बड़ा इंट्राडे डिक्लाइन दिखाया उन्होंने मंडे को। और यहाँ पे मार्केट रेगुलेटर का रूल था। मार्केट रेगुलेटर कौन है इंडिया में, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। सेबी का कहना है कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करे रेगुलेटरी फी अपने एनुअल टर्नओवर पे, और इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है। टेक्निकल लोगों को, टेक्निकल जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा ये, जो मार्केट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं टर्नओवर फी मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खर्चा ही होगा, राइट, अगर ये पे करते हैं सभी को। और ये पेमेंट इन्होंने कहा है कि अब नोशनल वैल्यू ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे करें। तो नोशनल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन को आप भूल जाइए अगर आपको नहीं पता, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम खरीदते और बेचते हैं स्टॉक मार्केट में, उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, नोशनल वैल्यू। अब इस पे कैलकुलेट होगा इनका टर्नओवर जिस पे फी पे की जाएगी। तो मार्केट ये मान के चल रहा है कि खर्चा बढ़ेगा पहले से, तो ये बैड न्यूज़ है। तो 19% तक की गिरावट देखी गई, शेयर 13% नीचे क्लोज हुआ 2,771 रुपये पर शेयर पर। एक्सचेंज ने कहा कि BSE का कहना है कि अभी हम इसे एसेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन मिला हमें सेबी से, और यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद कमेंट करके बताएंगे आपको जैसा भी होगा। सेबी के रेगुलेटरी चार्जेस, कैश और फ्यूचर सेगमेंट, ये दो अलग सेगमेंट होते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब जब आप रिलायंस या कोई और दूसरा स्टॉक अगर खरीदते हैं, बेचते हैं, डिलीवरी ले लेते हैं अपने डीमैट में, तो बहुत ही सिंपल चार्जेस से भी यहाँ पे रखती है और एक ही टर्नओवर है। लेकिन जहाँ ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स आ जाते हैं, फ्यूचर्स भी नहीं सिर्फ ऑप्शंस आ जाते हैं, यहाँ पे नोशनल टर्नओवर होता है और एक होता है प्रीमियम टर्नओवर। तो प्रीमियम टर्नओवर लोअर होता है नोशनल टर्नओवर से, तो BSE को वहाँ पे ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे फीस में। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BSE की प्रॉफिट अगले 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए ओवरऑल डिक्लाइन कर सकती है पर शेयर बेसिस पे। उसको हम अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। जो कंपनी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाती है, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने मालिक को, शेयर होल्डर को, उसे कहा जाता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। हर टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए टोटल अर्निंग्स को। तो यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि क्योंकि अब यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगा BSE के लिए, है ना। अगर प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एस्टिमेट्स 2024-25 और 25-26 के लिए, तो ये डिक्रीज हो सकता है बाई 20% बेसिस दिस कॉस्ट राइज, 20% तक का फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इतनी बड़ी गिरावट देखी गई और बहुत ही सेंसिटिविटी है लोगों का, ये कहना है, टू द एस्टिमेट्स। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते एक्यूरेटली। तो ये एक एस्टिमेट्स अभी बनाए गए हैं जो कि आगे चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन नेगेटिव जो न्यूज़ है, ये तो आप मान के चलिए कि सर्टेन है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पड़ेगा अगर डिसीजन सेबी का चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से आगे आप अगर इसमें इन्वेस्टेड हैं तो इसे क्या आप कैरी करना चाहेंगे, क्या आपका डिसीजन लेने का बेसिस था वो अब आपको बेचने को कह रहा है, ठीक है। क्या जो आपने सिस्टम बनाया है वो आपको BSE के स्टॉक को यहीं पे होल्ड करने के लिए कह रहा है। ये आपको देखना होगा कि ये न्यूज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, BSE के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स यहाँ पे हमें अफेक्ट होते हुए ज़रूर दिखेंगे पहली बार से, ठीक है।
2023-24 के लिए एक्सचेंज विल बी रिक्वायर्ड टू पे 96 करोड़ एज अ डिफरेंशियल सेबी रेगुलेटरी फी, और एक्सचेंज ने ऑलरेडी पे किया है 1.66 करोड़। तो यहाँ पे प्रीमियम टर्नओवर के बेसिस पे 1.66 करोड़ पे किया था, लेकिन अब 96 करोड़ और देने पड़ जाएंगे सेबी रेगुलेटरी फी की तरह, एंड यहाँ पे बड़ा धक्का लगेगा BSE को। तो शेयर्स ऑफ MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ये भी 2.5% नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक्सचेंज है, राइट? लेकिन सबको ये लगा कि MCX को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को BSE जितना, इसलिए यहाँ पे क्या है, MCX को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, BSE पे ज़्यादा फर्क पड़ा। जबकि दोनों एक्सचेंज है, लेकिन MCX में सिर्फ कमोडिटीज ट्रेड होते हैं। कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, राइट, जिंक, ये सारी चीज़ें ट्रेड होती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एंड हमारे यहाँ BSE पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेड होते हैं स्टॉक्स और इंडिसेस। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर आएँ आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। इसके लिए आपको दबाना होगा हमारा बेल आइकन। धन्यवाद।